दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज सीटेट टीवीएस के अंतर्गत चौथी क्लास है जिसमें हम लोग वृक्ष के बारे में देखेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा अगर आप पीडीएफ और नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप लोग लिंक पे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम वृक्षों के बारे में देखेंगे। ईवीएस में वृक्षों से इम्पॉर्टेंट पेड़ पौधों से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है हर शिफ्ट में। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला पौधा है रेगिस्तानी ओक, जिसको हम लोग डिजर्ट ओक भी कहते हैं। तो डिजर्ट ओक जो होता है, जो आपको ये पौधा दिख रहा है, या रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यहाँ इसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आइए इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। तो यह एक आकर्षक मध्यम आकार और धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, यानी इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। तो यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। तो इसकी जड़ें जो होती हैं इसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। ये जड़ें जो होती हैं ये पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं या पानी पेड़ के तने में जमा होता है। वहीं स्थानीय लोग जो होते हैं वह तने में पतला पाइप डालकर इस पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तानी ओक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यह एक आकर्षक मध्यम आकार एवं धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, यानी इसकी पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है और इसकी जो जड़ें तथा तने से इसकी जड़ें और इसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। ये जड़ें जो होती हैं या पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं या पानी पेड़ के तने में जमा होता है। स्थानीय लोग जो होते हैं वह तने में पतला पाइप डालकर इस पानी को पीते हैं। चलिए अब हम लोग अगला पौधा देखते हैं। सीटेट का बहुत ही चुनिंदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ हर बार पेपर में यह जरूर पूछा जाता है। घटपड़ी पौधा या पिचर प्लांट हम लोग किसे कहते हैं, इसे ही हम नेफेंथिस भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं। तो आपको जो नेफेंथिस दिख रहा है या ऐसे इसका मुंह ऐसे घड़े का आकार का होता है और इसके ऊपर यह ढक्कन ऐसे ऐसे बना रहता है और यह मनमोहक खुशबू निकालता है। इस खुशबू को देख कर जानवर इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब जानवर इसमें आते हैं तो यह अपना ढक्कन बंद कर लेता है, जानवर से बंद जाता है। इस तरह यह जानवर का शिकार करता है। आइए हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, यह मांसाहारी और कीट बच्छी पादप का एक उदाहरण होता है। तो यह एक मांसाहारी एवं कीट बच्छी पादप का एक उदाहरण होता है। यह अपने गड्ढे के ऊपर जाल, कीड़े, मेढक और चूहों को फंसाता है। तो अपने जो ऊपर इसका घड़ा होता है, मुंह का घड़ा जो बना होता है, उस घड़ में यह मनमोहक आवाज़ें निकाल कर कीट भक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या मेढक और चूहों को फंसाता है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए होता है। यह अच्छी गंध पैदा करते हैं। आमतौर पर हम लोग इसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो नेफेंथिस पौधा की जो विशेषताएं होती हैं, या मांसाहारी और कीट बच्छी पादप का एक उदाहरण होता है। यह अपने घड़े के जाल में कीड़े, मेढक और चूहों को फंसाता है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए यह अच्छी गंध पैदा करता है। आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाते हैं। तो जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधा होता है वह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाते हैं। चलिए अगला पौधा है खेजड़ी पेड़। तो ये जो आपको खेजड़ी पेड़ दिख रहा है, यही है खेजड़ी पेड़। आपको जो पौधा दिख रहा है इसको हम लोग खेजड़ी पेड़ कहते हैं। आइए अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं हम। तो खेजड़ी जो पेड़ होता है कहाँ पाया जाता है? तो यह राजस्थान में पाया जाता है। यह वृक्ष जो होता है मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जो
फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। वहीं पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी फलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं। वहीं कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वहीं यह एक छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ जो होते हैं वह राजस्थान में पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी फलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं। वहीं कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यह छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। तो यह रेगिस्तानी यह उसको खेजड़ी पेड़ की विशेषताएं थी। आइए अब हम लोग देखते हैं बरगद के पेड़ की विशेषताएं। तो जो बरगद का पेड़ होता है जिसको हम लोग बनियान ट्री भी बोलते हैं, यह पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। तो यह पेड़ जो होता है वह 200 साल तक जीवित रह सकता है। ठीक, इसके बाद पुराने बरगद के पेड़ों की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें ही होती हैं। तो ये शाखाओं से नीचे बढ़ती हैं जब तक कि वह ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती। ये जड़ें खंभे की तरह होती हैं जो पेड़ को मजबूत सहारा देती हैं। वहीं बरगद के पेड़ की जड़ें भी ज़मीन के नीचे होती हैं जैसे दूसरे पेड़ों की होती हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं या छाल बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए औषधि में महत्व देती हैं। तो कौन कौन उसमें देती हैं महत्व? पत्ती इसकी जो होती है वह छालों में, बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार एवं जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इस औषधि का बहुत ही महत्व है। आइए इसकी हम विशेषताएं एक बार देखते हैं। तो जो पेड़ होता है बरगद का, यह 200 साल तक जीवित रह सकता है। पुराने बरगद के पेड़ों की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ों की जड़ें होती हैं। ये शाखाएं जो होती हैं यह नीचे बढ़ती हैं जब तक कि ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती हैं। ये जड़ें खंभे की तरह होती हैं जो पेड़ को मजबूत सहारा देती हैं। वहीं बरगद के पेड़ की जड़ें भी ज़मीन के नीचे होती हैं जैसे दूसरे पेड़ों की होती हैं। चलिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं या छाल बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए औषधियों का महत्व देती हैं। अब हम क्रोटोन के पौधा को देखते हैं। तो यह है क्रोटोन का पौधा। आप लोग इसको देखे होंगे। इस पौधे को आप लोग घर में भी इसको एक डेकोरेटिव के रूप में भी रखते हैं, यानी घर में सजाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस अच्छा पौधा देखने में अच्छा लगता है, घर में सब लोग इसको रखते भी हैं। और इसका एक और उपयोग होता है जो इसकी विशेषताएं होती हैं, या जो क्रोटोन का पौधा होता है या ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता सकते हैं। यानी जो क्रोटोन के पौधे होते हैं वह ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन से ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियाँ सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है। और मिट्टी सूख रही हो तो एक प्रकार का सिग्नल होता है। चलिए, सब्जियों के जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। तो सब्जियों के जन्म स्थान के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से सीटेट में 1 नंबर का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। जैसे दक्षिण अमेरिका से कौन कौन से आए हैं, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या आई है? मिर्च। दक्षिण अफ्रीका से मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली आई है। तो दक्षिण अमेरिका से मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली आई है। वहीं अफ्रीका से बात करें तो अफ्रीका से काफ़ी और भिंडी आई है। तो अफ्रीका से क्या आई है? काफ़ी, भिंडी आई है। यूरोप से बात करें तो यूरोप से गोभी और मटर आई है। तो यूरोप से क्या आई है? गोभी और मटर आई है। वहीं चीन से क्या आई है? चीन से सोयाबीन आई है। तो जो दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी सब्जियां आई हैं भारत में? मिर्च आई हुई है, आलू आई है, अमरूद आया है, टमाटर आया है, मूंगफली आया है। वहीं अफ्रीका से क्या आया है? तो अफ्रीका से काफ़ी और भिंडी आया है। यूरोप से गोभी मटर आया है और चीन से क्या आया है? सोयाबीन आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं असम से बात करें तो असम से क्या आया है? तो असम से चाय आई है। असम से चाय आई है। आप लोग को पता ही होगा, असम की चाय बहुत फेमस है। वहीं भारत से अब बात करें तो हम लोग क्या आया है? भारत से बैगन, केला, सेम, करेला, बेल, मूली, पालक एवं परवल आया है। तो भारत से बैगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, मूली, पालक, परवल, टिंडा एवं मेथी आई हुई है। तो ये यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब हम पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं,
तो ऐसे पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, आइए उसको देखते हैं। यहाँ से भी सीटेट में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, सीटेट पेपर 2 में भी पूछा जाता है, पेपर फर्स्ट में भी पूछ लिया जाता है, साइंस में भी पूछ लिया जाता है। यहाँ से पौधों का भाग जिसे हम लोग खाते हैं। तो जड़ें जो होती हैं, जड़ें जो होती है वह मूली, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, टेपियोका हो गया, शकरकंदी हो गई। तो ऐसी जौन सी जड़ें हैं जिसको हम लोग खाते हैं, तो जड़ों में कौन कौन सा आता है जिसको हम लोग खाते हैं? जैसे मूली हो गई, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, टेपियोका हो गया, शकरकंदी हो गई। वहीं अगर हम लोग तना की बात करें तो तने में कौन कौन सा आता है जिसको हम लोग खाते हैं? तो तने में आलू हो गया, आलू के बाद प्याज हो गया, प्याज के बाद अदरक हो गया। तो आलू प्याज अदरक को हम तना के रूप में खाते हैं। वहीं अब पत्तियों का बात करें तो पत्तियों के रूप में हम लोग क्या खाते हैं? तो पत्तियों के रूप में हम लोग धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ती खाते हैं। तो पत्ती के रूप में हम लोग धनिया की पत्ती खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, वो भी पत्ती के रूप में मानी जाती है, अरबी खाते हैं, पालक को हम लोग ने देखा है खाए होते हैं, कड़ी के पत्ते का उपयोग करते हैं हम लोग। तो ये सब पत्तियों में आता है। वहीं ऐसा कौन सा है जिसका हम लोग बीज खाते हैं? तो बीज के रूप में आप लोग को पता ही होगा कि बीज में चना आता है, बाजरा आता है, सरसों आता है, गेहूं आता है, वहीं धान आते हैं। वहीं अगर हम फूल की बात करें तो फूल में सहजन आता है, केला आता है और कचनार आता है। ठीक, तो पौधे का भाग जिसे हम लोग खाते हैं उसमें जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी आता है। और तने की बात करें तो तने में आलू, प्याज, अदरक आता है। वहीं पत्तियों में अगर हम लोग बात करें तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक एवं कड़ी का पत्ता आता है। अगर बीजों में इसकी बात की जाए तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ आदि आते हैं। और फूल में कौन कौन सा आता है? आप लोग को पता है सहजन के पकौड़े खाए जाते हैं, केला खाया जाता है, कचनार खाया जाता है। तो ये सभी भी फूल इसके खाए जाते हैं। और फली की बात की जाए तो फली के रूप में हम लोग मटर को खाते हैं। तो फली के रूप में हम लोग क्या खाते हैं? मटर को खाते हैं। आइए अब हम पादपों में पारिस्थितिक आकलन यानी इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट में आइए देखते हैं। तो पहला होता है जलोदभिद, जिसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं। हाइड्रोफाइट्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं आइए उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो होते हैं ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो जलोभिद जिसको जो होते हैं, जिनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। पौधे जो होते हैं या पूरी तरह से इनकी जड़ें, प्रकंद यानी रूट, राइजोम आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। वहीं जल में डूबे रहने के व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले और कोमल होते हैं। उदाहरण कमल के फूल होते हैं। ठीक, तो ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद रूट्स यानी जिसको हम लोग राइजोम भी बोलते हैं, या जल में डूबे हुए रहते हैं। और जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश यानी डिम लाइट के कारण ये पौधे पतले और कोमल होते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग कैसे देखेंगे? कमल को देखेंगे। कमल, तो कमल कौन सा है? जलोदभिद है। या एग्जाम्पल में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग समोदभिद के बारे में बोलते हैं, जिसको हम लोग मेसोफाइट्स बोलते हैं। तो ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी जो होती है ना तो अधिक शुष्क ड्राई हो और ना ही बहुत नमी वाली हो। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण, मिनरल साल्ट भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। असली पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। तो समोदभिद जिसको हम लोग मेसोफाइट्स बोलते हैं, ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क या ड्राई हो और ना ही बहुत नमी वाली हो। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण जिसको हम लोग मिनरल साल्ट भी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। वहीं असली पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। और मरूदभिद में बात की जाए इनकी, तो जिसको हम लोग सेरोफाइट्स भी बोलते हैं। तो इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे यानी डिजर्ट प्लांट भी कहते हैं। जहां मृदा सॉइल में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, ऐसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे उगाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप किसको कहेंगे? तो नागफनी का पौधा हो गया। किसका? नागफनी का। ठीक, तो ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय पौधे कहते हैं, इन पौधों को हम लोग मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं जहाँ मृदा सॉइल में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है। जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर पौधे पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग नागफनी को देखते हैं। वहीं लौड़ोभिद में कौन सा आता है? तो इसमें आता है हेलोफाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। हेलोफाइट्स कौन सा होता है? ये वृक्ष खारे पानी में उगता है। यह वृक्ष जो होता है वह खारे पानी में उगता है। उदाहरण के रूप में साल्ट मार्श घास या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए फिर
आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन के अंतर्गत हमने पौधों के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका PDF मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग वहाँ से जाके पूरी नोट्स इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और मैंने क्लासेज की टाइम टेबल भी शेयर किया है आप लोगों से। हमारी चैनल पर हर सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।